हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए थे, उसकी वीडियो क्वालिटी में कुछ इशू आ रहा था। तो फिलहाल तो वो इशू सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उसका एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन निकाला है। मैंने अपने नोट्स के PDF लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। मैंने अपने दोनों वीडियोज़ के अपडेट कर दिए, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली मेरे नोट्स को देख सकोगे। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। फिर फंक्शंस ऑफ देयर पर्सनल्स, वहाँ जितने भी ऑफिशियल्स काम करते हैं, ऑफिसर्स काम करते हैं, उनका फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ इनिशिएटिंग द वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन और बजट प्रोविजन। और एट लास्ट हम पढ़ेंगे मेथड यूज्ड इन PWD फॉर कैरिंग आउट वर्क्स, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मेथड हो, डिपार्टमेंटल मेथड हो, रेट लिस्ट मेथड हो, पीस वर्क मेथड हो, डेज वर्क मेथड हो, या NMR या कैजुअल रोल मास्टर रोल। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये क्या है? तो द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में बी सेंट्रल और स्टेट डील्स विद द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, रनवे, वाटर सप्लाई, इरिगेशन एक्सेट्रा आर नोन एज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। मतलब ये वैसा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट, जिसका गवर्नमेंट जो होगा वो सेंट्रल या स्टेट कोई भी हो सकता है। और ये किस चीज़ पे डील्स करता है? तो आपके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रनवे, वाटर सप्लाई, इन सभी चीज़ों पर ये ध्यान देता है, इसको मेंटेन करता है, इसको बनाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है वर्क। तो PWD वर्क को अपने अकॉर्डिंग किस तरह से डिफाइन करता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसका पढ़ते हैं आगे। तो ये है इसमें, अकॉर्डिंग टू द नेचर वर्क आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, ओरिजिनल वर्क, रिपेयर वर्क। तो इनके अनुसार वर्क को इन लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ओरिजिनल वर्क और दूसरा है रिपेयर वर्क। ओरिजिनल वर्क जब हम किसी काम को पहली बार करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग या कैनाल सिस्टम या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, तो वो आपका आएगा ओरिजिनल वर्क के अंडर। और रिपेयर वर्क, उसी वर्क किए हुए वर्क को अगर हम दोबारा रिपेयर कर रहे हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो हमारा आएगा रिपेयर वर्क के अंडर। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। ओरिजिनल वर्क, इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन वर्क सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, रोड, कैनाल, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। Some addition and alteration can be done with the existing work in the original work। ठीक है, इस वर्क में हमको प्रोविजन मिलता है कि हम कुछ अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रेशन उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको रिपेयर वर्क में नहीं मिलता है। अब देखते हैं रिपेयर वर्क क्या होता है। दिस ऑपरेशन इज अंडरटेकन टू मेंटेन द प्रॉपर कंडीशन ऑफ अ बिल्डिंग, रोड एक्सेट्रा। ठीक है, उस वाले में हम क्या करते थे कि न्यू वर्क को स्टार्ट करते थे। इसमें क्या करते थे, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर किसी बिल्डिंग का बात हो तो उसका प्लास्टरिंग हो गया, वाइट वॉशिंग हो गया, या इसमें हम माइनर एडिशन और अल्ट्रेशन कर सकते हैं, छोटा मोटा काम। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ PWD। ठीक है, सपोज कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, तो उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका लेबर, दूसरा मटेरियल, तीसरा होता है ओवरहेड। ठीक है, लेबर के भी 2 पार्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट। फिर डिपार्टमेंट को और फर्दर डिवाइड किया गया है, वर्क चार्ज स्टाफ, मस्टर रोल लेबर या कैजुअल लेबर। ठीक है, तो आइए अब पहले इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, लेबर पार्ट को मैंने 2 भाग में बांटा है, कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट हमारा 2 तरह से काम करता है, एक वर्क चार्ज डिपार्टमेंट। ठीक है, वैसे स्टाफ को अपॉइंट करता है जो मंथली सैलरी उठाते हैं। ठीक है, और एक होता है मस्टर रोल लेबर, यानी डेली अटेंडेंस बेसिस पे उन सबको काम पर लिया जाता है। ठीक है, अब आता है दूसरा पार्ट, मटेरियल। मटेरियल सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चर्ड बाय PWD, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल सप्लाई करेगा और जो PWD डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके देगा उसको। ठीक है, और तीसरा हमारा मेन कंपोनेंट आता है ओवरहेड। इसमें क्या होता है, जितने भी हायर ऑफिशियल्स होते हैं उन सभी का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर आता है आपका चीफ इंजीनियर, उसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर,
उसके नीचे आएंगे सब असिस्टेंट इंजीनियर या उन्हें जूनियर इंजीनियर भी कहते हैं, और एट लास्ट पार्ट में हमारा आएगा सुपरवाइजर। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला टॉपिक जो कि मेथड यूज्ड इन पीडब्ल्यूडी फॉर कैरिंग आउट द वर्क, मतलब पीडब्ल्यूडी ऑफिस में किस तरह से काम को किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है आपका चीफ इंजीनियर का। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ वर्क इज डन बाय चीफ इंजीनियर। ठीक है, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। ठीक है, और उसका मेन काम होता है कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट होता है, यानी ओवरऑल जो फाइनल रिपोर्ट होगा वो सभी से कलेक्ट करके वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। ठीक है, और अगर एरिया वर्क एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको 2-3 पार्ट में एक से ज़्यादा चीफ इंजीनियर्स हो सकते हैं, जिनको हम रीजनल, एडिशनल या डिप्यूटी इंजीनियर्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है होल एरिया ऑफ वर्क एंड वर्क अंडर चीफ इंजीनियर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सर्कल्स और रीजन्स। ठीक है, उसके काम के करने के तरीके को और नीचे सब डिवाइड किया गया है एरिया को, जिसको हम सर्कल और रीजन बोलते हैं। और हर सर्कल और रीजन किसके द्वारा हेड किया जाता है? सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के, जो कि उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है चीफ इंजीनियर को, यानी उसका काम है कि नीचे से सारे रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके और चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करना। ठीक है, फिर अब उसके जिस सर्कल में वो काम करता है उसके और फर्दर सब डिविजन्स हैं, जिसको हम करता है, जिसको आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संभालता है। ठीक है, उस सारे काम को, उसका काम क्या है? सारे रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को पहुंचाना। फिर आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के काम करने के सर्कल को और भी फर्दर डिवाइड किया गया है अलग अलग डिविजन्स में, और उस डिवीजन को हेड करता है आपका डिविजनल ऑफिसर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ वर्क के। मतलब उसका काम रहता है मैनेजमेंट करना, काम को देखना, एग्जीक्यूट करना और उसको मैनेज करना। ठीक है, फिर उसका हर डिवीजन को डिवाइड किया गया है सब डिविजन्स में, जिसको असिस्टेंट इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर हैंडल करता है। ठीक है, और उसका क्या है कि डायरेक्टली वो चार्ज लेता है काम का, और सारा काम का रिपोर्ट को लेकर के वो अपने ऊपर के ऑफिसर को फॉरवर्ड करता है। उसके बाद ईच सब डिवीजन सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्शंस। ठीक है, यानी हर सब डिवीजन को और भी फर्दर डिवाइड करके सेक्शंस में बनाया गया है, जिसका चार्ज कौन संभालता है? आपका सब असिस्टेंट इंजीनियर संभालता है, या सेक्शनल ऑफिसर उसको कहते हैं। ठीक है, और उस सब असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे और भी 2-3 लोग काम करते हैं, जो कि सुपरवाइजर कहलाते हैं, सुपरविजन वर्क के लिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक हायरार्की बना हुआ है कि सबसे पहले आपका चीफ इंजीनियर आएगा, उसका बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके नीचे फर्दर डिवाइड करने पे आपका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आएगा, उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसको करेंगे तो आपका आगे और आता है आपका असिस्टेंट इंजीनियर, उसके नीचे आता है सब असिस्टेंट, जिसको हम जूनियर इंजीनियर भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में होता है सुपरवाइजर, जिसका काम होता है लेबर्स को सुपरवाइज करना और वो रिपोर्ट अपने ऊपर ऑफिसर्स को फॉरवर्ड करना। मैंने लगभग सभी ऑफिसर्स के डिस्कस कर लिए वर्क फंक्शन को, तो मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके इस नोट्स को देख करके समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ इनिशिएटिंग द वर्क, यानी वो वर्क फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, सपोज सबसे पहले आपका आता है प्रोजेक्ट वर्क, वो आगे बढ़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के, एडमिनिस्ट्रेशन उसको अप्रूवल देगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर सेक्शन। ठीक है, वहाँ पर आपका जितना भी खर्च होगा उसका बिल पास होगा, सैंक्शन होगा, वहाँ से फिर वो आगे बढ़ेगा टेक्निकल सैंक्शन की ओर, और एट लास्ट वो क्या करेगा? बजट अलॉटमेंट की ओर बढ़ता है आपका, जिसको कहते हैं अप्रिसिएशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फंड। ठीक है, तो इसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल क्या है? द फॉर्मल अप्रूवल गिवन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर वर्क और प्रोजेक्ट। ठीक है, जो उसका ऑफिशियली वो उसको सैंक्शन करता है या अप्रूवल प्रोवाइड करता है, कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, वही होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, इट डिनोट्स द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न ऑफ द प्रपोजल and after the administration approval is given. The engineering department
टेक अप द वर्क एंड प्रिपेयर डिटेल डिज़ाइन प्लान एंड एस्टिमेशन। यानी एट लास्ट वो क्या करता है, जब उसको एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद वो उसको डिटेल डिज़ाइन प्लान और एस्टिमेशन बना करके रखता है और उसको आगे फॉरवर्ड करता है आपका एक्सपेंडिचर सैंक्शन की ओर। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर सैंक्शन क्या होता है, तो होता है प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय पीडब्ल्यूडी टू मीट द नीड्स ऑफ द डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट वर्क एंड देन अमाउंट इज सैंक्शन एंड प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट द वर्क। यानी ये प्रीलिमिनरी मतलब कि एस्टिमेट, हम वर्क को पूरा होने से पहले उसका एस्टिमेशन लगा लेते हैं, ठीक है, कि कितना उसमें खर्च पड़ेगा, कितना क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, और उसके बाद वो क्या करते हैं, हम उसको एक डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और वहाँ से फिर क्या वो सैंक्शन होकर के आता है और फिर हम उसको क्या करते हैं, काम की ओर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद वो फॉरवर्ड होता है आपको टेक्निकल सैंक्शन की ओर, जिसका क्या मतलब होता है कि ये सैंक्शन करता है, इट मीन्स द सैंक्शन ऑफ डिटेल डिज़ाइन कैलकुलेशन क्वांटिटीज ऑफ वर्क रेट एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, आफ्टर नेसेसरी सर्वेइंग प्लान एंड डिजाइनिंग हैज़ डन बाय द असिस्टेंट इंजीनियर with the help of overseers and under the guidance of executive engineer। ठीक है, टेक्निकल सैंक्शन जब ओवरऑल में डिटेलिंग डिज़ाइन हो जाता है उसके बाद फिर क्या करता है कि इसका जितना भी कॉस्ट ये वो सब वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो नेसेसरी सर्वे सब करने के बाद ये सर्वे कौन करता है, असिस्टेंट इंजीनियर, किसके हेल्प से, ओवरसीयर्स के हेल्प से, और किसके अंडर गाइडेंस में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के। तो इस तरह से ये क्या करता है, टेक्निकल सैंक्शन आपका फंक्शन करता है। उसके बाद ये अब आगे आता है फाइनल बजट अलॉटमेंट की ओर। जब आपका सब कुछ सैंक्शन हो जाता है तो लास्ट में वो पहुंचता है आपका बजट सेक्शन की ओर, जहां पर कि क्या होता है, आपको वहां पर से आपको फंडिंग रिलीज की जाती है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, क्या है, इट इज़ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर। मतलब उस ईयर के खत्म होने से पहले ही कितना खर्च वहाँ पर होगा उसको पर ईयर के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको बजट सैंक्शन किया जाता है किसी काम के लिए। ठीक है, इन पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर्स प्रिपेयर द एनुअल बजट स्टेटमेंट आफ्टर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट फ्रॉम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इन दोनों से वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो फाइनल बजट तैयार करता है वो आपका चीफ इंजीनियर करता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करके वो सीधा किसको फॉरवर्ड करता है, गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो और इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, मैं इसकी आपको नोट्स पीडीएफ लिंक में दे दूंगा। अब हम देखेंगे इस वीडियो का लास्ट पार्ट, जो कि है आपका डिफरेंट मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है, यानी किस किस तरह से किस किस मेथड से काम को एग्जीक्यूट किया जाता है, कहाँ पर, पीडब्ल्यूडी में। ठीक है, तो पहला है आपका डिपार्टमेंटल मेथड, दूसरा है पीस वर्क मेथड, तीसरा है डे वर्क मेथड और चौथा है कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो मैं इसको डिटेल में जाता हूँ थोड़ा। डिपार्टमेंटल मेथड, इसको हम मस्टर रोल मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि डेली अटेंडेंस के बेसिस पर लेबर्स को एम्प्लॉयड किया जाता है और मेजरमेंट ऑफ डे टू डे वर्क प्रोग्रेस वहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, किस कारण से, तो वर्कर्स को पेमेंट देने के लिए। मतलब वहाँ पर डेली अटेंडेंस होता है लेबर का और कितना काम हुआ उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को पैसा दिया जाता है। ठीक है, और ये जो वर्क होता है आपको डायरेक्ट सुपरविजन सब असिस्टेंट इंजीनियर या सेक्शन ऑफिसर के अंडर होता है। ठीक है, जिसको कौन इंस्पेक्ट कर रहा होता है, असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक बार। इट इज़ दैट मेथड वेयर द अटेंडेंस ऑफ डेली लेबर एम्प्लॉयड एंड मेजरमेंट ऑफ डे टू डे वर्क प्रोग्रेस इज रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट टू वर्कर्स। द वर्क इज एग्जीक्यूटेड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन एंड सब असिस्टेंट इंजीनियर और सेक्शनल ऑफिसर एंड बी इंस्पेक्टेड बाय असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या काम करता है इसमें कि वो फर्स्ट इशू करता है मस्टर रोल। ठीक है, जो अटेंडेंस शीट होता है जिसमें उसका अटेंडेंस लिया जाता है लेबर्स का, ब्लैंक शीट वो सबमिट करता है किसको, असिस्टेंट इंजीनियर को, और वो फिर उसको सब असिस्टेंट इंजीनियर और सेक्शनल ऑफिसर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और वो लोग फिर उस काम को करते हैं, लेबर का अटेंडेंस लेने का काम वही लोग करते हैं। अब आता है आपका दूसरा पार्ट, पीस वर्क मेथड। पढ़ते हैं इसको पहले। पीस वर्क यानी पीस ऑफ वर्क, यानी छोटा पीस ऑफ वर्क। पीस ऑफ वर्क एग्रीमेंट is that where only rates are agreed without reference to the total quantity of work on time and that involves payment of work done at the stipulated rate only। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा वर्क एग्रीमेंट होता है जिसमें केवल रेट्स को ही एग्री किया जाता है। इसमें ये भी हमको जानकारी नहीं होता कि कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क कब तक होगा, कितना काम बाकी है, बस उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है कि जब आपका काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है,
अगर इस बीच में कुछ उधर उधर होता है तो कॉन्ट्रैक्टर्स को बिना किसी कारण से वो हटा भी सकता है, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है कि छोटे पीस ऑफ वर्क, मतलब छोटे एरिया ऑफ वर्क को कवर अप करता है, कि बड़े वर्क में ये इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपको सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, इन दिस एग्रीमेंट देयर इज नो टाइम लिमिट, नो क्वांटिटी ऑफ वर्क मेंशन्ड, नो सिक्योरिटी ऑफ मनी एंड नो पेनल्टी, ठीक है। विदाउट इन्वाइटिंग द टेंडर द अर्जेंट स्मॉल वर्क्स कैन एग्जीक्यूट, मतलब टेंडर्स को ना देते हुए भी वो छोटे मोटे कामों को एग्जीक्यूट करने के काम में आ जाता है ये, ठीक है। और द कॉन्ट्रैक्टर डजंट कैरी द सेटिस्फैक्ट्री, मतलब कॉन्ट्रैक्टर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो हम काम के बीच से ही उस कॉन्ट्रैक्टर को निकाल करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। ये प्रोविजन इस पीस वर्क मेथड में होता है। ये मेथड जनरली आपको किस जगह सूटेबल होता है, तो मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के लिए, ठीक है। और इसमें केवल कॉन्ट्रैक्टर ही काफ़ी होता है सारे काम को निपटाने के लिए। अब हम तीसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा डे वर्क मेथड है। इसमें जनरली क्या होता है कि कॉस्टिंग और वैल्यूइंग एन आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लेबर एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द वर्क, मतलब कि यहाँ जो कॉस्टिंग और वैल्यू किसी भी सामान का जो बजट तैयार होता है वो किसके बेसिस पे होता है, वो एक्चुअल लेबर और मटेरियल्स के बेसिस पे होता है, जो कि रिक्वायरमेंट होता है उस काम को करने के लिए, ठीक है। इस मेथड में डे टू डे अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ मटेरियल एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर आर रिकॉर्डेड, ठीक है। यानी पर डे का हिसाब इसमें रखा जाता है, कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ और कितने लेबर्स को एम्प्लॉयड किया जाता है, कितने लेबर्स काम पर आए थे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर्स को इसमें क्या करना पड़ता है, कोटेशन सबमिट करना पड़ता है या बिल सबमिट करना पड़ता है किसी सामान को खरीदने के लिए, ठीक है। और इंजीनियर्स क्या करता है, फिर उस चार्ज या उस बिल को अप्रूव करता है। तो ये आपका है तीसरा डे वर्क मेथड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आप नोट में भी लिख सकते हैं कि आपको अटेंडेंस शीट कौन सा रहता है, ठीक है। तो वो रहता है आपका फॉर्म नंबर 21, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डेली अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, जो कि 2 पार्ट में होता है। पहला आपका नॉमिनल मस्टर रोल, ठीक है। तो NMR नॉमिनल मस्टर रोल वो क्या होता है, वेयर द डेली अटेंडेंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है, जहाँ पर डेली अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है। और इस पार्ट में क्या होता है कि ढेर सारा कॉलम्स होता है, कैटेगरीज होता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या लिखाया जाता है, आपका लेबर, उसका डेजिग्नेशन, फादर नेम, डेट ऑफ अटेंडेंस, रेट, टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट, अमाउंट ड्यू और सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर जो कि वहाँ का पेमेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपका कवर अप होता है किसमें लिखा हुआ रहता है, उसके अटेंडेंस शीट में, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, नॉमिनल मस्टर रोल, ठीक है। अब आपका दूसरा आता है कैजुअल मस्टर रोल, ठीक है। वो क्या होता है देखते हैं। इन एक्सेप्शनल और अर्जेंट केसेस सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, लेबर आर कैजुअली एम्प्लॉयड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑन कैजुअल लेबर रोल, ठीक है। यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस में जहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको बहुत ज़रूरत है उसका, हम क्या करते हैं, लेबर्स को कैजुअली एम्प्लॉयड करते हैं, ठीक है, और उनको डेली बेसिस पे पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो उनका जो हम अटेंडेंस कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, कैजुअल मस्टर रोल, ठीक है। कैजुअली हम उसे अपॉइंट करते हैं। द नेम ऑफ डेली लेबरर्स आर नॉट गिवन ऑन दिस रोल, ठीक है, उसके अटेंडेंस शीट में उन लोग का अटेंडेंस नहीं बनता है, ठीक है। द पेमेंट इन सच केसेज इज टू बी मेड बाय एन गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है, कोई गेजेटेड ऑफिसर जो हायर ऑफिशियल्स है वही वहाँ पर पेमेंट करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग काम को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग उसका पेमेंट होता है, क्योंकि उसको डेली वेजेस पे रखा जाता है, कैजुअल लेबर्स के तौर पे रखा जाता है, ठीक है। और उसमें कोई भी NMR का यूज़ नहीं किया जाता है। NMR कहने का मतलब नॉमिनल मस्टर रोल, ठीक है। आई होप मैंने आज का पार्ट एक अच्छे से ख़त्म कर दिया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, PDF की लिंक मेरे नोट्स की, तो आप वहाँ से जा करके और भी डिटेल में इसको देख सकते हैं। अगर मैंने कोई पार्ट छोड़ दिया होगा तो आप उसे खुद भी समझ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैंने उसको जनरली ईजी लैंग्वेज में लिखा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।